सीट रखिए अपने पास। हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं। आज हमें बेसिक्स डिस्कस करना है। अकाउंटिंग के कुछ बेसिक्स टर्म हैं वो डिस्कस करेंगे आज की डेट में कि वो टर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में जो हमारा सब्जेक्ट है, बेसिकली हम बेसिक टर्म्स की बात करेंगे कि टर्म्स कौन कौन से हैं, उन टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टर्म जब बार बार यूज हो रहे हो तो आपको समझ में उनका एक्चुअल मतलब समझ में आए, सही सेंस में मतलब समझ में आए। जर्नल नहीं होता, कभी किसी टर्म का हम जर्नल मतलब समझते हैं, तो उनका एक्चुअल मतलब समझ में आए, सही से वो सारे टर्म का मतलब पता होगा तो आपको आगे अकाउंटिंग करने में क्या रहेगा, आसानी रहेगी। तो टर्म डिस्कस करते हैं और सबसे पहला टर्म है बिजनेस। बिजनेस की बात हमने अपनी पिछला जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था वहां पर भी हमने करी थी। अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से मैंने बिजनेस के लिए कहा था कि बिजनेस का मतलब है ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और ट्रांजैक्शंस में भी मैंने कहा था जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव। और ट्रांजैक्शन में मैंने आपसे कहा था कि दो तरीके के ट्रांजैक्शन होंगे, एक फाइनेंशियल नेचर के और दूसरे नॉन फाइनेंशियल। जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में तो दोनों हो रहे होंगे और दोनों ही बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के होते हैं केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस की हम अकाउंटिंग करते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल नेचर का है, मतलब जिसे हम मनी के टर्म में मीजर नहीं कर सकते, तो उस ट्रांजैक्शन की हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे। इवन दो द ट्रांजैक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए जरूरी है, बट फिर भी अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम उस ट्रांजैक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। बिजनेस का मतलब देखिए क्या कह रहे हैं, बिजनेस रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ एक्टिविटीज। मैंने कहा था ना, कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, या जिसे हम कहें सेट ऑफ एक्टिविटीज विच आर रेगुलरली कैरीड, जिसको हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन बाय अ पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा की जाए, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाए। जैसे पर्सन के द्वारा जब कोई आप एक्टिविटीज करते हो रेगुलर बेसिस पे तो उसे हम प्रोपराइटरशिप बिजनेस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्रोपराइटरशिप। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप उसे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन बना देते हो, कंपनी बना देते हो, कोई एक ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर अगर वो एक्टिविटीज कर रहे होंगे तो हम उन्हें ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। तो इंडिविजुअली कोई कर रहा हो या ग्रुप मिलके कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस कहेंगे सेट ऑफ एक्टिविटीज को। इंपॉर्टेंट बात है, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न द प्रॉफिट। बिजनेस के लिए जरूरी है कि प्रॉफिट प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होना चाहिए फ्रॉम सच एक्टिविटीज। उन एक्टिविटीज से जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव मेरा प्रॉफिट था, बट अगर मुझे लॉस भी हो जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि अब ये बिजनेस नहीं है। भाई, हम कोई भी बिजनेस को लॉस के ऑब्जेक्टिव से शुरू नहीं करेंगे, बट देयर आर चांसेस कि हमारे क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव की अगर बात करी जाएगी तो ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न द प्रॉफिट, बट अ बिजनेस में अर्न प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। बिजनेस को प्रॉफिट भी हो सकता है और बिजनेस को क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है हमारा बिजनेस का। ठीक है, फिर कह रहे हैं बिजनेस में भी, हाँ ये बात आपको समझनी होगी कि हमारे पास आज की डेट में अगर हम देखें तो तीन तरीके के बिजनेस हैं। कितने तरीके के? तीन। कौन कौन से? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो होते हैं जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं और फिनिश गुड्स बना के बेचते हैं। वो बिजनेस आपके क्या होंगे, मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग बिजनेस वो होते हैं जो रेडीमेड बने हुए गुड्स खरीदते हैं, उन गुड्स में थोड़ी बहुत ऑल्टरेशन करते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है पैकिंग वगैरह कर दें, अदरवाइज कोई चेंज नहीं करते, और उसे फर्दर क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस। और सर्विस का मतलब है जो गुड्स नहीं बेच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं एज अ बिजनेस, वो एक्टिविटी हमारी क्या है, सर्विस है। तो किसी भी बिजनेस में तीन तरह की एक्टिविटी हो सकती है। सर सर्विस की बात तो ऑल टुगेदर अलग हो गई, बट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ट्रेडिंग की बात करें, अभी आप फाइनल अकाउंट पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, फाइनल अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, अगर एंटिटी कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, और या ट्रेडिंग एंटिटी है, तो फाइनल अकाउंट अगर ट्रेडिंग एंटिटी का बन रहा होगा तो फिर हमारे जो अकाउंट्स बनेंगे वो बनेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीन आपके अकाउंट्स बनेंगे, फाइनल अकाउंट का पार्ट होंगे, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट।
बट अगर हमारा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, तो वो 3 अकाउंट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में एक एडिशनल अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग। एक अकाउंट बनेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिससे हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल जाएगी कि जो गुड्स हमने बनाया है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। फिर एक अकाउंट बनेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, फिर एक अकाउंट बनेगा आपका पीएल, और फिर बनेगा स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस। तो अगर एक एंटिटी ट्रेडिंग एंटिटी है तो उसके यहां पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनता है, उसके यहां पर ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। बट अगर एक एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो उसके यहाँ ट्रेडिंग भी बनेगा, पीएल भी बनेगा और बैलेंस शीट भी बनेगा। आपके सिलेबस में आगे जब हम फाइनल अकाउंट डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये दोनों बातें कवर अप करी गई हैं कि फाइनल अकाउंट फॉर ट्रेडिंग एंटिटी एंड फाइनल अकाउंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। अगर आपने अपने 11th या 12th के दौरान फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा जिसमें आपने ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट पढ़ा हुआ है, वो ये अजम्पशन के साथ पढ़ा हुआ है कि जिस एंटिटी की आप अकाउंटिंग कर रहे थे वो एंटिटी कौन सी थी, ट्रेडिंग। जाने अनजाने में अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपने ट्रेडिंग एंटिटीज की अकाउंटिंग पढ़ी है, ट्रेडिंग एंटिटीज का फाइनल अकाउंट पढ़ा है, आपने मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ा है। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी पढ़ा होगा तो फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का भी फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा। तो आई होप बिजनेस के बारे में इतनी बात सफिशिएंट है। कौन क्लियर करेगा? हाँ, अब क्वेश्चन आगे आपको क्लियर करेगा। अब क्वेश्चन आपको जो इंफॉर्मेशन देगा वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा, और कभी कभी वो आपसे खुद कह देगा कि वो एंटिटी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है एंड यू हैव टू प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आल्सो। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो डेटा होगा वो ट्रायल बैलेंस में अलग से, मतलब वो ट्रायल बैलेंस में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का भी डेटा होगा, उससे आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लोगे, और बाकी जो डेटा होगा उससे आप ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाने का जो कॉन्सेप्ट होगा वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी सेम होगा। ऐसा नहीं होगा ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट अलग है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए कॉन्सेप्ट अलग है। तो ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट के जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वो सेम रहेंगे, बट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए एडिशनली आपको एक काम और करना पड़ेगा, जो कि आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई। यस और नो? तो एक टर्म हमने क्लियर कर लिया, कौन सा, बिजनेस। बिजनेस का मतलब समझ में आ गया। फिर एक टर्म है गुड्स। एक टर्म क्या है, गुड्स। तो गुड्स किसे कहते हैं, व्हाट इज गुड्स? गुड्स में और एसेट में अंतर क्या है? वैसे तो अभी हम एसेट भी पढ़ेंगे, बट एक टर्म यूज होता है गुड्स और एक टर्म यूज होता है एसेट। यस, हाँ, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस विच वी यूजेस इन द बिजनेस। बिजनेस में हम जिन्हें यूज करते हैं टू अर्न द रेवेन्यू, टू अर्न द रेंटल इनकम, टू अर्न द इंटरेस्ट, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसेट्स। और जिनका बिजनेस हम कर रहे हैं, जिनकी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनको हम बेच खरीद रहे हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, गुड्स। तो एक एसी है, एसी एक मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, वो एसी जो उसने बेचने के लिए रखी होगी वो आपकी गुड्स कहलाएगी, और वो एसी जो उसने इंस्टॉल कर रखी होगी अपने प्रीमाइसेस में वो क्या कहलाएंगी, एसेट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे, एसेट। तो गुड्स किसे कहेंगे, जो कि ट्रेडेड, रेगुलरली ट्रेडेड। गुड्स के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, रेगुलरली ट्रेडेड। अगर किसी आइटम को हमने इस ऑब्जेक्टिव के साथ खरीदा है कि इसे हम क्या करेंगे, रीसेल करेंगे, इसकी हम ट्रेडिंग करेंगे, खरीदा बेची करेंगे, तो उस आइटम को क्या कहेंगे, गुड्स। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, व्हाट इज कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट? कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट जिसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहेंगे। अकाउंटिंग डील्स विद हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकाउंटिंग कहती है कि जब भी आपको एंट्री करनी है या कोई कॉस्ट कोई रिकॉग्नाइज करना है, खर्चा रिकॉग्नाइज करना है, कोई कॉस्ट रिकॉग्नाइज होनी किसी एसेट के लिए, दैट मस्ट बी हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिसका मतलब है एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। जिसका मतलब क्या है, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या मतलब है, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। तो कम लगी हो, वो ज्यादा लगी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एंटिटी की जितनी कॉस्ट लगी है, एक्चुअल में जितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है, उसे हम क्या कहेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट। और हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही आपको एसेट को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। सर थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करिएगा। जैसे
मैं इनका क्या नाम है आपका? मंथन, मंथन, सॉरी, नाम मैं भूल जाता हूँ, प्लीज माइंड नहीं करिएगा, बट फिर भी मैं पूछ पूछ के मुझे याद रहते हैं, अचानक से याद नहीं आते, भूलता नहीं हूँ ऐसे। मंथन जी हैं। मंथन का एक बिजनेस है, ये मशीन्स बेचते हैं। क्या बेचते हैं? मशीन्स। मंथन के पास एक मशीन रखी हुई है M1। मशीन का नाम क्या है? M1। मुझे इस मशीन की जरूरत है। मशीन की जो प्राइस है वो 1 लाख रुपए। मंथन किसी को भी ये मशीन बेचेंगे, कितने की बेचेंगे? 1 लाख। ठीक है। मुझे मशीन की जरूरत थी, मैं मंथन के पास पहुंचा और मंथन कह रहे सर आप आइए बैठिए चाय पानी करिए। इन्होंने मुझे चाय वाय पानी करा के बढ़िया खातिरदारी करी। मैं इनके पास पहुंचा, मुझे नहीं पता था कि मंथन ने इतनी बड़ी इंडस्ट्री डाली है। और मैंने कहा मंथन मुझे मशीन परचेज करनी है। यार बोले सर आपकी बिजनेस है, आप ले जाइए, आप तो ले जाइए। मैंने कहा नहीं मंथन, मैं ऐसे नहीं देता हूँ कोई चीज, कुछ तो पैसे देने पड़ेंगे। बोले सर जो देना हो आपको वो दे दो। तो नहीं, मैंने कहा बताओ, कुछ तो बताओ। तो सर वैसे तो मैं 1 लाख से नीचे नहीं बेचते, लेकिन हम आपसे नहीं लेंगे पैसे, हम फ्री में ले जाइए आप। बट फिर भी मैं कहता हूं फ्री में तो नहीं दूंगा मैं, जो देना वो दे दो। मैंने कहा ठीक है, जिद कर रहे हो, 21,000 का नहीं ले लो तुम। कितने का नहीं दे दिया मैंने? 21,000 रुपए मैंने इनको दे दिए। 1 लाख रुपए वाली मशीन लेके आ गया। मार्केट में ये मशीन 1 लाख रुपए की ही है, दुनिया की कोई भी ताकत इसे इतने में नहीं दिला सकती। बट मंथन ने कहा सर आपने हमें पढ़ाया है तो हम आपसे क्या पैसा लें, ये पकड़ो ले जाओ आप। मैंने फिर भी 21,000 रुपए दे दिए। अब जब मैं अपनी बुक्स में इस मशीन को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट या मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन अकाउंट डेबिट, हाँ या ना? बैलेंस शीट में मशीन को डेबिट, मैं करूं इसको मैं 1 लाख पे डेबिट करूंगा। कितने पे दिखाऊंगा? एक। सर क्या फायदा होगा अगर मैं 1 लाख पे मशीन पे दिखाऊंगा? मुझे ज्यादा डेप मिलेगा, मेरा खर्चा कम होगा, मतलब खर्चा बढ़ेगा, मेरा डेप ज्यादा होगा, मेरा प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होने से मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं इसे 1 लाख रुपए दिखाना चाह रहा हूं, वैल्यू इसकी 1 लाख रुपए ही है। तो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको उसकी एक्चुअल कॉस्ट पे दिखानी पड़ेगी। दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, द कॉस्ट विच हैज एक्चुअली बीन इनकर्ड। और एक्चुअली में आपकी कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई है? 21,000। आप इसको 21, मैं करूं नहीं नहीं 21 में क्यों, ये तो 1 लाख की है, 1 लाख में मिलेगी, आप जाओ पता करके आओ। बोले नहीं ना, आपका 1 लाख नहीं खर्च हुआ ना, आपका कितना खर्च हुआ? 21,000। तो आप इसको कितने में दिखा सकते हो? 21,000। उसकी वैल्यू कुछ भी बनी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अकाउंटिंग यही कहती है कि वी डील विद हिस्टोरिकल कॉस्ट। हम द कॉस्ट जो एक्चुअल में इनकर्ड हुई है हमें उससे मतलब होगा, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो ज्यादा हो। जनरली हम फर्स्ट स्टेंस में उन सबको इग्नोर करके चलेंगे। हम किसको किसको मैनेज करेंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट को, एक्चुअल कॉस्ट को। तो कॉस्ट हियर, कॉस्ट मींस हिस्टोरिकल कॉस्ट। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, यस और नो? तो जब भी आपको अकाउंटिंग करनी हो और ऐसी सिचुएशन लगे, तो जो पैसा आपने दिया, जो कॉस्ट आपको लगी है, आपको उसी पर रिकॉग्नाइज करना है, उसी पर रिकॉर्ड करना है। उसकी वैल्यू ज्यादा थी, कम थी, फायदा हुआ, नुकसान, उससे आपको कोई भी लेना देना नहीं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब द कॉस्ट विच हैज एक्चुअली बीन इनकर्ड। बताइए, ये टर्म क्लियर हुआ? तो हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट समझ ली, बोलो बेटा। फिर अब आ जाते हैं हम, एक वर्ड यूज होता है सेल ऑफ गुड्स, और एक यूज होता है परचेज ऑफ गुड्स। एक यूज होता है परचेज ऑफ एसेट, और एक टर्म यूज होता है सेल ऑफ एसेट। चार बातें मैंने लिखी। क्या लिखा? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट। जब आप गुड्स खरीद रहे हो, जब आप एसेट खरीद रहे हो, देखो सामने यहाँ एक कानपुर कूलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, वो एसी खरीद के लेके आते हैं 100 एसी। ठीक, गर्मी का सीजन, उन्होंने कहा 90 एसी हम अपने बेचने के लिए लेके आ रहे हैं और 10 एसी हम अपनी प्रमाइसेस में लगाने के लिए लेके आ रहे हैं।
तो जो 90 एसी हो गए उन्हें क्या कहा जाएगा? गुड्स। उन्हें क्या कहा जाएगा? परचेज ऑफ गुड्स। और ये जो 10 एसी हो गए ये है परचेज ऑफ एसेट। अब जब वो अपने यहां पर बुक्स में एंट्री कर रहे होंगे ना, तो परचेज ऑफ गुड्स के लिए जो अकाउंट यूज होता है उसे कहते हैं परचेजेस अकाउंट। क्या कहते हैं? परचेजेस अकाउंट। हम जो डेबिट करेंगे, गुड्स खरीदने को हम डेबिट करेंगे, उसे हम परचेजेस अकाउंट कहेंगे। तो जब भी लिखा हो परचेजेस अकाउंट, व्हाट डज इट मीन? परचेज ऑफ गुड्स। और परचेज ऑफ एसेट के लिए जो हम अकाउंट यूज करेंगे वो अकाउंट कहलाएगा आपका क्या? वो अकाउंट आपका कहलाएगा एसेट अकाउंट। क्या कहलाएगा? एसेट अकाउंट। हमारे केस में अगर एसी है तो एसीज अकाउंट, एयर कंडीशन अकाउंट। आई होप मेरी बात समझ में। तो केवल परचेज वर्ड मिल जाने से बात नहीं बनेगी, आपको ध्यान देना होगा। परचेज ऑफ गुड्स है तो परचेजेस, परचेज ऑफ एसेट है तो एसेट अकाउंट। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अगर सेल ऑफ गुड्स है तो इसे कहते हैं हम सेल्स। इसे कौन सा अकाउंट कहेंगे? सेल्स अकाउंट। और सेल ऑफ एसेट है तो फिर कौन सा अकाउंट आएगा? सेल्स अकाउंट नहीं आएगा, फिर कौन सा अकाउंट आएगा? एसेट। आप गुड्स बेच रहे हो तो आप कहोगे सेल करी, और अगर आप एसेट बेच रहे हो तो फिर आप ये नहीं कहोगे सेल करी, आप क्या कहोगे? एसेट कोई अकाउंटिंग करी, एसेट बेचा। क्या बेचा? एसेट बेचा। और एसेट अकाउंट इन्वॉल्व होगा। कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा? एसेट अकाउंट। तो गुड्स बेचोगे तो सेल्स अकाउंट के साथ एंट्री होगी, और एसेट बेचोगे तो एसेट अकाउंट के साथ एंट्री होगी। गुड्स खरीदोगे तो परचेज अकाउंट के साथ एंट्री होगी, और एसेट खरीदोगे तो एसेट। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो सेल और परचेज में एसेट और गुड्स का क्या कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? कई बार हम सेल ऑफ एसेट लिखा था और उसे हम सेल्स रिकॉग्नाइज कर देते हैं। कई बार लिखा होता है परचेज ऑफ एसेट, उसे हम परचेज वर्ड देख के परचेजेस की एंट्री कर देते हैं। किसकी एंट्री कर देते हैं? परचेजेस की। नहीं, परचेजेस वर्ड तब यूज होगा व्हेन परचेज ऑफ गुड्स है, और सेल्स वर्ड तब यूज होगा व्हेन सेल ऑफ गुड्स है। अगर सेल ऑफ एसेट है या परचेज ऑफ एसेट है तो फिर एसेट वर्ड यूज होगा। बोलो बेटा, सेल या परचेज वर्ड। सर बिक तो वो भी तो, सेल तो वो भी हो रही है, परचेजेस तो वो भी हो रही है, बन ही रहे, बट तब हम उसे परचेजेस नहीं कहेंगे, तब उसे हम सेल नहीं कहेंगे। तब वहां पर जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा? एसेट अकाउंट इन्वॉल्व होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये बात क्लियर हो गई। हमने परचेज का मतलब समझ लिया और हमने सेल का मतलब समझ लिया। देखो परचेज का मतलब समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? परचेज, अगर एक ही ट्रांजैक्शन परचेजर के, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे परचेज कहते हैं, और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ट्रांजैक्शन क्या कहलाता है? सेल्स कहलाता है। भाई आपने मुझे फीस दी, तो बताओ ये फीस इनकम है या एक्सपेंस है ना? तो आप कहोगे सर पहले बताओ कि आप किसके प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहे हो, अकाउंटिंग किसके यहां पर हो रही है? अकाउंटिंग में अगर प्रोस्पेक्टिव मैं हो जाऊंगा, मेरे प्रोस्पेक्टिव से अकाउंट हो जाएगी तो इनकम, और अगर आपके प्रोस्पेक्टिव से हो रही होगी अकाउंटिंग तो एक्सपेंस। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, सबसे पहले आप उसको समझो कि वो ट्रांजैक्शन हो कहां रहा है, किसके लिए कर रहे हो। जब तक आप उसे ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉग्नाइज करोगे, जब तक घटना को नहीं समझोगे ना, तब तक अकाउंटिंग नहीं करोगे। गलत करोगे या तो रटोगे। तो अकाउंटिंग में फोकस हमें एंट्री करने की बजाय किस बात पे करना है? ट्रांजैक्शन को समझने। बेसिक क्लास में मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन की क्लास थी वहां पर मैंने बात आपके साथ में डिस्कस करी हुई है। ठीक है, चलिए सेल समझ में आ गया। अब एक वर्ड है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। कोई मुझे बताएगा रॉ मटेरियल क्या है, फिनिश गुड्स क्या है? जी, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होता है तो रॉ मटेरियल of goods. Yes, the material which is used for the production, which is used for the production of goods and services. Yes, which are ready for sale. Finished goods वो चीजें हैं जो ready for sale हैं। तो रॉ मटेरियल वो आइटम है जिनको हम इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं, प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बना रहे हैं, और फिनिश गुड्स रेडी टू सेल है, वो मार्केट में बेचे जा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अभी आपने एक चीज समझी है कि एक बिजनेस तीन कैटेगरी में होते हैं। एक बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग वाला, और एक ट्रेडिंग वाला। ये मैन्युफैक्चरिंग वाले के यहां पर इन्वेंट्री किस रूप में हो सकती है, किस किस चीज की इन्वेंट्री हो सकती है? इन्वेंट्री का मतलब समझते हो? स्टॉक।
तो किस किस चीज का स्टॉक इनके पास हो सकता है? इनके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है जो कि इन्होंने खरीदा है, जिससे कि ये फिनिश गुड्स बनाएंगे। इनके पास WIP का स्टॉक हो सकता है। वेरी गुड, किसने बताया है? किसके मुंह से निकल गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनके पास क्या हो सकता है? WIP का। सर वर्क इन प्रोग्रेस क्या कहते हैं? किसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस? सेमी फिनिश गुड्स, मतलब जो पूरी तरीके से रॉ मटेरियल भी नहीं है और पूरी तरीके से अभी फिनिश गुड्स भी नहीं। रॉ मटेरियल क्यों नहीं है पूरी तरीके से? क्योंकि उसमें कुछ पार्ट, कुछ एक्सपेंसेस ऐड हो चुके हैं, कुछ प्रोसेस किया जा चुका है उन्हें। फिनिश गुड्स अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं। तो जो बीच की स्टेज होती है उसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की यहां पर 3 तरह की इन्वेंट्री हो सकती है। कौन सी? रॉ मटेरियल, जो भी अभी बिल्कुल फ्रेश खरीदे हुए रखे हुए हैं, जिनको अभी हमने प्रोसेस नहीं किया, और वो मटेरियल जिनको हमने क्या कर दिया है? प्रोसेस कर दिया। और एक वो मटेरियल जो फिनिश गुड्स बन के तैयार हो गए, नाउ दे आर रेडी फॉर सेल। तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों का मतलब समझ में आया। साथ ही साथ में बीच में हमने एक मतलब किसका भी समझ लिया? वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा एक बात बताओ, अगर बिजनेस ट्रेडिंग एंटिटी है, क्या है? ट्रेडिंग, तो उनके यहां पर जो मटेरियल रखा होगा, जनरली जनरली बात कर रहा हूं मैं, तो जनरली उनके यहां पर जो इन्वेंट्री होगी वो किस चीज की होगी? इनके यहां पर जो इन्वेंट्री होगी फिनिश गुड्स। इनके यहां पर रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री नहीं होगी। इनके यहां पर WIP की इन्वेंट्री नहीं। सर ऐसा भी हो सकता है क्या इनके यहां का जो फिनिश गुड्स है वो मेरे यहां का रॉ मटेरियल हो जाए? ऐसा हो सकता है, हाँ। तो किसी एक आइटम को आप ये नहीं कह सकते ये फिनिश गुड्स है या ये रॉ मटेरियल। आप बिजनेस में उसके पर्पस के बेसिस पे देखोगे, एंड यूज पे, और इवन उसको आगे क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड यूज भी नहीं कहेंगे हम, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस बात पे डिपेंड करेगा। एक एंटिटी उसे किस ऑब्जेक्टिव के साथ होल्ड करके रख रही है, इस बेसिस पे डिपेंड करेंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। बोलो बेटा। तो आपको रॉ मटेरियल का मतलब, WIP का मतलब और फिनिश गुड्स का मतलब समझ में आ गया। तो स्टॉक जैसे हम इन्वेंट्री भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं? इन्वेंट्री। तो स्टॉक हमारे पास किसी भी बिजनेस में दो तरीके के होते हैं। हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो एक पीरियड के लिए करते हैं। क्या करते हैं? पीरियड। एक डेट से शुरू होगा, एक डेट को क्या हो जाएगा? एंड। जब शुरू होगा तो शुरुआत में हमारे पास कुछ स्टॉक होते हैं जिन्हें हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपनिंग। अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो हमारे पास शुरुआत में कौन कौन से स्टॉक हो सकते हैं? रॉ मटेरियल का भी स्टॉक हो सकता है, WIP का भी स्टॉक हो सकता है, और फिनिश गुड्स का। बट अगर हम ट्रेडिंग एंटिटी है तो हमारे पास जो स्टॉक होगा वो नॉर्मली हम उसे ओपनिंग स्टॉक कहेंगे, और जनरली वो स्टॉक क्या होगा? फिनिश गुड्स का। और जब ईयर एंड होगा तब हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा होगा जिसे हम क्या कह देते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कह देते हैं। तो स्टॉक का मतलब समझ में आ गया। स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री। और किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के लिए शुरुआत में जो हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है उसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, और एंड में जो पड़ा होता है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अगर अगर एंटिटी ट्रेडिंग एंटिटी है तो उसको नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। जनरली उनके यहाँ पर फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा। और अगर एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो फिर उसके यहाँ पर स्टॉक एक कैटेगरी का नहीं, कितने कैटेगरी के हो सकते हैं? 3। रॉ मटेरियल, WIP और तीनों को हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते टोटल स्टॉक हम एक साथ दिखा दे, नहीं। रॉ मटेरियल का हमें अलग बताना पड़ेगा, वर्क इन प्रोग्रेस का हमें अलग बताना पड़ेगा, और फिनिश गुड्स का हमें अलग। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। देन एसेट किसे कहते हैं? एसेट और लायबिलिटी का क्या मतलब है? हाँ, जिससे हमें भविष्य में बेनिफिट मिलना है। एनीथिंग विच विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर, वो हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। और लायबिलिटीज क्या है? जो हमारे ऑब्लिगेशन है, दैट हैज टू बी डिस्चार्ज इन द फ्यूचर, जिनको हमें फ्यूचर में डिस्चार्ज करना पड़ेगा, वो हमारी क्या है? लायबिलिटीज। तो दो वर्ड बहुत क्लियर करिएगा, एसेट एंड लायबिलिटीज। एसेट जिससे मुझे भविष्य में फायदा होना है मेरे एसेट से। लायबिलिटीज जिसका मुझे भविष्य में पेमेंट करना पड़ेगा, वो मेरी क्या हो जाएगी? लायबिलिटीज। यस और नो? जब भी बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करी जाती है तो एक पर्टिकुलर डेट को करी जाती है। किसको करी जाती है? एक पर्टिकुलर डेट को। जनरली ईयर एंड पे हम एसेट्स लायबिलिटीज, खर्चे पूरे साल चलते हैं, बट जब एसेट और लायबिलिटीज की जब हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर डेट को करते हैं कि आज की डेट में हमारे पास कितने एसेट्स हैं, आज की डेट में हमारे पास कितनी लायबिलिटीज, आज की डेट में हमारे पास कितने ऑब्लिगेशन है। ठीक है? तो लायबिलिटीज काफी कुछ रिलेटेड होती है एक्सपेंस से। जैसे मान लीजिए रेंट है, रेंट मेरा खर्चा है,
बट अभी तक अगर रेंट मैंने पे नहीं किया तो मेरी लायबिलिटी भी होगी। तो रेंट, क्योंकि इससे मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं, इस वजह से मेरा है खर्चा, बट क्योंकि इसका पेमेंट नहीं किया, दैट्स व्हाई इट बिकम लायबिलिटी। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज, क्या ये बात समझ में आ रही है? एक बार रीड कर लीजिए, देखिए बताइए क्या ये दोनों टर्म आपको क्लियर है या नहीं है। आप खुद पढ़िए। सीट्स आपको मिली हुई है? ऐसा कोई जिसको सीट नहीं मिली? आपको नहीं मिली हुई है? और कोई? आप पुष्कर सर से सीट ले लीजिएगा, ठीक है? कोई भी बात ना समझ में आए तो पूछिएगा। एसेट्स आर रिसोर्सेस कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज। हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? कंट्रोल में। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में हमने कोई ऐसी घटना, जैसे मान लीजिए आज ये मेरे लिए एसेट है, मेरे कंट्रोल में है। पास्ट में एक घटना घटी कि मैंने इसे खरीदा था, तो कोई पास्ट इवेंट का रिजल्ट, पास्ट इवेंट का हमने घटना, पास्ट ट्रांजैक्शन हुआ, उसका एक इवेंट है कि हाँ आज मेरे पास ये एसेट है, इससे मैं फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव करूं। तो इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में अराइज। एंटिटी को, बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे तब तो एसेट है। अगर फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होंगे तो फिर वो एसेट नहीं। इज दिस ओके? बोलो बेटा। लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटी इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ध्यान रहे, ये क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आज के दिन मेरी ऑब्लिगेशन है, मुझे पैसा पे करना है, ऑफ द एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट। किसकी वजह से हुआ है? पास्ट इवेंट की वजह से। द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन अ आउटफ्लो। और जब मैं इसका सेटलमेंट करूंगा लायबिलिटीज का, तो मुझे पैसे निकल के जाएंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ पर कोई फैकल्टी है और उनका मुझे, उन्होंने 1 महीने पढ़ा दिया, तो मुझे उनकी फीस पे करनी है। तो आज मुझे फीस पे करनी है, किस वजह से? क्योंकि उन्होंने 1 महीने क्लास कंडक्ट करी हुई है और मैंने अभी तक फीस पे नहीं करी हुई है। तो ये मेरा क्या है? ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। अराइज किसकी वजह से हुआ है? पास्ट इवेंट की वजह से। और जब मैं इस ऑब्लिगेशन को खत्म करूंगा, सेटल करूंगा, तो इससे मुझे आउटफ्लो होगा। क्या होगा? आउटफ्लो होगा। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज के लिए क्या क्या वर्ड यूज करोगे? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। कीवर्ड याद करना सीखिए। और किसकी वजह से? पास्ट इवेंट की वजह से। दस इट इज द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू द आउटसाइडर। बिजनेस को, आउटसाइडर को जो पैसा पे करना पड़ेगा, वो आपका क्या कहलाएगा? लायबिलिटीज। इज दिस ओके? इसके बाद वर्ड यूज हो रहा है डेटर और क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर, बोलो क्या होते हैं वो? यस, जिसको हमने सामान बेचा है और कैसे? उधार। क्रेडिट सेल अगर हम किसी को करते हैं तो द पर्सन इज नोन एज डेटर। डेटर इज द पर्सन टू हुम बिजनेस सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट। पैसे अभी नहीं लिए, पैसे फ्यूचर में देंगे, तो वो डेटर है। और क्रेडिटर कौन है? जिससे हमने उधार सामान खरीदा, जिसने हमको उधार सामान बेचा है, वो व्यक्ति मेरा क्रेडिटर। क्रेडिटर को तो जिसे हम क्रेडिट दे रहे हो। हम किसे क्रेडिट देंगे? जिससे हमने उधार सामान खरीदा, उसको हम ना इज्जत देंगे। और जिसको हमने उधार सामान बेचा होगा उसे भाई वाओ, पैसे वाओ, वो डेटर है। तो डेटर जिसको हमने उधार सामान बेचा है, क्रेडिटर जिससे हमने उधार सामान खरीदा। तो मुझे बताइए डेटर किसकी वजह से अराइज होंगे? ड्यू टू क्रेडिट सेल। डेटर, डेटर किस वजह से अराइज होंगे? ड्यू टू क्रेडिट सेल। और क्रेडिटर किस वजह से अराइज होंगे? अच्छा बताओ, अगर अगर एक डिस्काउंट वर्ड यूज होता है, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ, सुना है? तो कब डिस्काउंट रिसीव होगा और कब डिस्काउंट अलाउ होगा? हाँ, जब डेटर से हम पेमेंट ले रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे?
पेमेंट। जब डेटर हमें पेमेंट कर रहे होंगे ना तो हम उन्हें डिस्काउंट दे सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। भाई आपको मुझे पेमेंट करना है और आप कह रहे हो सर कुछ डिस्काउंट दे दो, तो मैं डिस्काउंट अलाउ करूंगा। अकाउंटिंग मेरे प्रोस्पेक्टिव से हो रही तो मैं डिस्काउंट क्या करूंगा, अलाउ। और अगर मुझे किसी को पेमेंट करना है, मेरे वो क्रेडिटर है और मैं उनसे कह रहा हूं भैया थोड़ा डिस्काउंट दे दो, तो उन्होंने अगर डिस्काउंट दे दिया तो वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है व्हेन डेटर इज मेकिंग द पेमेंट। जब डेटर हमें पेमेंट कर रहे हैं, when debtor is making the payment to the business, तो business allow them discount, yes or no? और जब हम क्रेडिटर को, जब when business is paying the due to creditor, जो ड्यूज है क्रेडिटर के वो बिजनेस अगर पे कर रहा है तो फिर क्रेडिटर हमें क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। वो लोग हमें डिस्काउंट देंगे, हमारे प्रोस्पेक्टिव से कहा जाएगा तो डिस्काउंट रिसीव कहा जाएगा। इज दिस ओके? ये टर्म जब बाद में आते हैं ना अकाउंटिंग में तो आपको यही दिक्कत करते हैं, कब डिस्काउंट अलाउ है, कब डिस्काउंट रिसीव है। बाकी अकाउंटिंग बहुत बेसिक है। क्लियर है ये टर्म? पक्का? देन कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल एंड ड्राइंग। व्हाट इज कैपिटल एंड व्हाट इज ड्राइंग? बहुत गौर से समझना। ये बिजनेस है और ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति बिजनेस को कुछ दे रहा है, मान लीजिए कैश दे रहा है, इसका नाम है ए। ये बिजनेस को क्या दे रहा है, कैश दे रहा है। जिन्होंने थोड़ी बहुत अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो बिजनेस के यहां पर अगर हम एंट्री करें तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ए, नहीं कैपिटल कैसे, एज अकाउंट। कैपिटल नहीं, ए ने बिजनेस को कुछ दे, कैश दे दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। मैंने कैपिटल खुद भी लिख दिया, एज अकाउंट, एज अकाउंट। आप सुनिएगा, और अगर बिजनेस से कुछ लेके जा रहा हो, ये ए और बी, तो क्या एंट्री हो जाएगी बोलो, एज अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए कैश लेके जा रहा है, गुड्स लेके जाता तो परचेजेस कह देते, एसेट लेके जाता तो एसेट कह देते। ये दोनों एंट्री बिल्कुल ठीक है, बट ध्यान रहे अगर मैं कह दूं ए इज अ ओनर, ए कौन है, इस बिजनेस का ओनर है, अब हमारा प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा। अब हम इसका ए का नाम नहीं लिखेंगे, इसे इज्जत देने लगेंगे। अब हम इसका, अब इसके ऊपर एक हम चादर पहना देंगे, चादर। जैसे देखो तो कभी कभी टूर्नामेंट चल रहा होता है और बारिश होने लगती है तो पिच पे एक बड़ी सी चादर पहना देते हैं, और फिर जैसे टूर्नामेंट बारिश खत्म चादर हटा देते, पिच ना गीली हो, आया ना। तो हमने क्रिकेट तो देखते होगे ना कभी कभी, तो ऐसे ही हमने एक चादर पहना दी और उस चादर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कैपिटल। क्या लिखा हुआ है, कैपिटल। अब एंट्री क्या हो जाएगी, अगर ये ओनर हो जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एक चादर पहना दी। सर ये एंट्री गलत थी, बिल्कुल गलत नहीं थी, ठीक थी, टेक्निकली करेक्ट है। टेक्निकली डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। यहां पर ये ए गिवर है तो हमने ए का नाम क्रेडिट कर दिया, कैश टू ए, बिल्कुल करेक्ट एंट्री है। बट व्हेन ए इज एन ओनर, अगर ए एक ओनर है तो बस उसे थोड़ा सम्मान दे देते और सम्मान में एक चादर पहना दिया, और उस चादर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नीचे झांक के देखोगे क्या नजर आएगा, ए। टेक्निकली अगर तुम ए लिख दोगे ना तो गलत नहीं, बट एक जब तुमने कैपिटल लिख दिया मतलब इससे ये हो गया कि ए साधारण व्यक्ति नहीं है। एक किसी बाहर वाले ने बिजनेस को पैसा नहीं दिया, अगर बाहर वाला बिजनेस को पैसा देता तो बिजनेस उसे क्या कहता है, एज अकाउंट। बट किसने पैसा दिया, ओनर ने, तो अब बिजनेस क्या कह रहा है, कैपिटल अकाउंट। तो ओनर जब बिजनेस को कुछ देता है ना तो बिजनेस उसे कैपिटल की तरह मानता है। क्या मानता है, कॉमन। सर ये कैपिटल मतलब कैसे आया वर्ड, अरे देखो जैसे मान लो एक बात समझो, अब जैसे घर के बड़े व्यक्ति हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, उनका कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना, बट तुम उनका नाम लेते हो क्या, नहीं लेते हो ना, क्या कहते हो, भैया। बट भैया उनका नाम नहीं है ना, भैया की तो एक हमने चादर पहना रखी है, नीचे उठा के देखोगे तो वो उनका नाम होगा, वही नजर आएगा ना। क्यों मंथन, अब मंथन का छोटा भाई है,
अब वो मंथन थोड़ी गए, मंथन इधर आ, वो क्या कहे, ए भैया इधर आइए। बट अगर अब इनका मतलब ये थोड़ी इनका नाम भैया हो गया, टेक्निकली ही इज मंथन, बस एक भैया की चादर पहना दी गई है। ये चादर उठा के देखोगे तो कौन नजर आएगा? देखो व्यक्ति तो यहां पर एक ही रहने वाला है, बस जगह जगह पर उसकी चादर बदल दी जाती है। जब इसने ओनर की कैपेसिटी में दिया तो इस पे कैपिटल की चादर पहना दी गई। अभी ये गुड्स दे देता, क्या दे देता? गुड्स। और ओनर की कैपेसिटी में नहीं, आउटसाइडर की कैपेसिटी में दे देता, उधार गुड्स दे देता बिजनेस को, तो इसे क्रेडिटर कह देते। किसकी चादर? क्रेडिटर। क्रेडिटर के नीचे उठा के देखोगे कौन नजर आएगा? ए। आया ना? अभी ये उधार दे देता, पैसा पैसा उधार, तो हम कह देते लोन। कैश अकाउंट डेबिट टू लोन। बोलो बेटा, जगह जगह पर इसके नाम बदल जाएंगे, बट टेक्निकली तो वो इंडिविजुअल है, पर्सन है, टेक्निकली ए ही है। तो जगह जगह पर उसके नाम, जैसे आपकी जगह कभी आप कहीं पर भैया हैं तो कहीं पर आप कोई नाम अंकल हो जाएंगे, तो कहीं पर और कुछ नाम हो जाएगा। ऐसे नाम आपके क्या होंगे? जगह जगह पे बदलते रहेंगे, बट टेक्निकली आपका खुद का कुछ ना कुछ तो नाम है ना, बट सरकमस्टांसेस के हिसाब से आपके नाम बदलते रहेंगे। और ऐसे ही अकाउंटिंग में होगा। वो व्यक्ति, अकाउंटिंग में मैंने कहा ना 2-3 तरह के ट्रांजेक्शन हो गए पर्सन के साथ, तो सामने वाला व्यक्ति पर्सन है, और पर्सन के साथ अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर, बट उस पर्सन का नाम जगह जगह पर बदलता है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपको कैपिटल वर्ड का मतलब आ गया, सुन लीजिएगा। तो ओनर अगर बिजनेस को कुछ दे रहा है तो कैपिटल, और ओनर अगर बिजनेस से कुछ लेके जा रहा है तब उसी ओनर का नाम क्या हो जाता है? ड्राइंग। और अगर ये ड्राइंग और कैपिटल को हटा के देखोगे ना, नीचे कौन नजर आएगा? उस ओनर का, वो ए नजर आएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था पिछली क्लास में, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट और रेवेन्यू? प्रॉफिट या रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस क्या है? हाँ, इनकम और रेवेन्यू, या प्रॉफिट और रेवेन्यू एक ही बात कह रहे हैं, प्रॉफिट या इनकम कह रहे, चलो से। हाँ, प्रॉफिट और इनकम एक है, समझना। रेवेन्यू का मतलब होता है, रेवेन्यू का मतलब है मेरा ग्रॉस कलेक्शन। रेवेन्यू क्या है? ग्रॉस कलेक्शन। टोटल जो मुझे कलेक्शन मिला मेरे बिजनेस से, वो रेवेन्यू है। आप लोगों से जो मुझे टोटल फीस मिली ना, वो मेरी रेवेन्यू है, बट क्या वो मेरा प्रॉफिट है? बोलो बेटा, मान लीजिए आप लोगों से मुझे फीस मिली टोटल 10 लाख रुपए, तो क्या कह दूं मैं, क्या वो मेरा प्रॉफिट हो गया 10 लाख? नहीं। क्यों? क्योंकि इससे अभी मुझे खर्चे माइनस कर, तो रेवेन्यू से जब खर्चे माइनस कर दिए जाते हैं देन इट बिकम प्रॉफिट या इनकम। तो व्हेन वी आर सेइंग रेवेन्यू, दैट मींस ग्रॉस रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट विदाउट अलाउइंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के पहले की जो इनकम है वो आपकी क्या कहलाती है? रेवेन्यू कहलाती है। और एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट करने के बाद जो बचा हुआ है वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट या इनकम कहलाता है। मान लीजिए 10 लाख रुपए मुझे आपसे फीस मिली और मेरा 6 लाख रुपए खर्च हो गया, तो अल्टीमेटली मुझे फायदा कितना हुआ? तो 4 लाख इज माय प्रॉफिट, वेयर एज 10 लाख इज माय रेवेन्यू। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस अगर है किसी चीज का, तो किस चीज का है? एक्सपेंसेस का। रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच में अगर कोई अंतर है तो किस चीज का अंतर है? एक्सपेंसेस का। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑब्लिक इनकम। प्रॉफिट और इनकम दोनों ऑलमोस्ट सेम। बोलो बेटा, क्या मेरी बात समझ में आई? एक्सपेंसेस का मतलब समझ में आता था? बैंक ओडी, बैंक ओडी का क्या मतलब है? बैंक ओडी, देखो बैंक के पास अगर आप जाओ, जैसे मैं एक बिजनेस है ए का और ये बैंक, बिजनेस का बैंक के साथ काफी रिश्ते रहते हैं, ठीक है। पहली बात, जब बिजनेस का बैंक में अकाउंट खुलता है, अकाउंट, तो ये नॉर्मल अकाउंट नहीं होता है, इसे कहते हैं हम करंट अकाउंट। क्या कहते हैं? करंट। आप लोगों का जो अकाउंट बिजनेस बैंक के साथ होता है उसका नाम होता है सेविंग अकाउंट। क्या होता है? सेविंग। बैंक ने कैटेगरी बना रखी है कि बिजनेस का जो अकाउंट होगा उसको हम करंट अकाउंट कहेंगे, उसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, उसके अलग अलग मेरिट्स डीमेरिट्स हैं।
और पब्लिक के साथ उन्होंने जो अकाउंट मेंटेन करना है उसे सेविंग अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेविंग अकाउंट। उसकी अलग अलग सुविधाएं हैं। तो ये जो अकाउंट होता है ये करंट अकाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? करंट। अब एक तरीका, ये एक को पैसों की जरूरत होगी, एक तरीका तो ये बैंक से लोन ले लेगा। क्या ले लेगा? जब ये बैंक से लोन लेगा तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने होंगे, लोन का एक पीरियड होगा, टेन्योर होगा, उतने पीरियड में उसको वापस करना होगा, उसका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जिस दिन से आपने लोन लिया, आप पैसे को यूज करो ना करो, आपका पैसा आपके खाते में आ गया, अब आप जो कुछ करो, ब्याज शुरू हो गया। बैंक हमें एक फैसिलिटी और देती है जिसे हम कहते हैं सीसी और जिसे हम कहते हैं ओडी। क्या कहते हैं? बोलो। सीसीओडी। सीसी का मतलब कैश क्रेडिट, ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट। दोनों ऑलमोस्ट सेम समझो तुम, दोनों को क्या समझो? सेम। हाइपोथेटिकेशन में अगर गुड्स रखे होते हैं तो उसे हम ओवरड्राफ्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ओवरड्राफ्ट। तो आप तो गुड्स समझो, दोनों को ही क्या समझो? गुड्स। सॉरी, दोनों को ही क्या समझो? एक एक समझो। सीसीओडी एक चीज, बैंक के लिए दो वर्ड अलग अलग हैं, बट दोनों में होता क्या है? बैंक एक आपकी लिमिट बना देती। क्या बना देती है? मान लीजिए उसने आपकी लिमिट बना दी 10 लाख। अब 10 लाख तक का लिमिट है फिक्स। बार बार तुम्हें लोन लेने के जाने की जरूरत नहीं है, बार बार डॉक्यूमेंटेशन कराने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें जरूरत है बैंक से 10 लाख रुपए तुम लोन की तरह ले सकते हो। आज जरूरत है, आज आपने ले लिया, कल जरूरत खत्म, डाल दो, फिर जरूरत पड़े फिर ले लो, फिर जरूरत खत्म, डाल दो। तो ये जो 10 लाख की लिमिट है ये आपकी कहलाती सीसी या ओडी, ओवरड्राफ्ट। मतलब आपने बैंक से एक प्रकार से लोन ले रखा है, बट वो लोन एक अलग सिचुएशन में टर्म यूज किया जाता है और ओडी उस टर्म में यूज किया जाता है जब आपकी एक लिमिट बैंक फिक्स कर देती है कि 10 लाख रुपए तक का पैसा आप कभी भी हमसे उधार ले सकते। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि आपको जब भी जरूरत पड़े 50,000 रुपए तक आप कभी भी ले जाओ, जब हो जाए दे जाओ, ब्याज दे जाओ, ले जाओ। मतलब आपकी एक लिमिट फिक्स कर दी कि 50,000 से ज्यादा नहीं देंगे, उधार दे रहे हैं हम आपको। तो बैंक ऐसे ही अपने कस्टमर को एक लिमिट फिक्स कर देती है उधार की कि उतना पैसा वो कभी भी बैंक से उधार ले सकता है, उसके लिए बैंक से पूछने की जरूरत नहीं। एक बार बस आपने डॉक्यूमेंटेशन करा दिया, एक बार लिमिट बन गई, अब आज चलती रहेगी, आप बस पैसे जमा करते रहो, निकालते रहो, जरूरत पे जमा कर दो, निकाल दो, बार बार आपको लोन की प्रक्रिया फॉलो करने की जरूरत नहीं। तो ये लिमिट आपकी कहलाती है सीसी और ओडी। तो अगर हम ओडी की बात करें तो ओडी क्या होती है समझ में आ गया होगा? बोलो हाँ यार, बोलो बेटा। और इनके केस में बस इतनी बात और समझ लो कि ओडी हमारी बैंक ओडी हमारे बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी, इक्विटी ये बैलेंस शीट है। इस बिजनेस में जो भी एसेट रखे हुए हैं, इस बिजनेस, मैंने आपसे बताया हुआ है कि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, इनके पास इनका खुद का कुछ नहीं है। बिजनेस को अगर कंपनी को ले लो या बिजनेस को ले लो तो ये सेपरेट एंटिटी है, इनके पास इनके खुद का कुछ नहीं है। कुछ पैसा ओनर ने लगा रखा है। किसने लगा रखा है? ओनर ने कुछ पैसा लगा रखा है। कुछ पैसा रिजर्व एंड सरप्लस इकट्ठा हो गया है ओनर का, और कुछ पैसा आउटसाइडर ने लगा रखा है। किसने लगा रखा है? आउटसाइडर ने। आउटसाइडर ने किस रूप में लगा रखा होगा? लोन के रूप में, डिबेंचर के रूप में, क्रेडिटर के रूप में, बैंक ओडी के रूप में। ये जो एसेट दिख रहा है ना, इन पे अधिकार इन दो लोगों का है, एक तो ओनर का और दूसरा किनका? आउटसाइडर। और इन्हीं दोनों को मिला के हम कहते हैं लायबिलिटीज। क्या कहते हैं? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब जो बैंक की देनदार, जो बिजनेस की देनदारी है। अब इवन ओनर ने भी पैसा दिया तो भी लायबिलिटी है, देना तो पड़ेगा ना वापस। बोलो बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? अब जो ओनर से रिलेटेड लायबिलिटी होती है, किससे रिलेटेड? ओनर, उसे कहते हैं इक्विटी। ओनर से रिलेटेड लायबिलिटी को क्या कहते हैं? इक्विटी। और जो आउटसाइडर की लायबिलिटी होती है वो कहलाती है लायबिलिटी। क्या कहलाती है? लायबिलिटी।
जब भी आप बैलेंस शीट अगर आपने बनाई, कितने लोग हैं जिन्होंने बैलेंस शीट बनाई आज से पहले कभी ना कभी क्वेश्चन में, तो आपने अगर बैलेंस शीट बनाई होगी तो आपने इक्विटी लायबिलिटी को सब आपने लायबिलिटी ही रखा, और आपने ये भी कहा कि ओनर भी अगर पैसा देता है उसे हम क्या मानते हैं, लायबिलिटी मानते हैं। ठीक है, प्राइमा फेसिया दैट इज ओके, करेक्ट है, ठीक है। बट थोड़ा सा अगर हम और एडवांस जाएं तो ओनर वाली जो लायबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते थे, इक्विटी, और बाकी अब जो बाकी के बचे हुए लोगों की जो लायबिलिटी होगी उसे क्या कहेंगे, लायबिलिटी। तो अगर जर्नल सेंस में लायबिलिटी कहा जाए तो सारे लोग आ जाते, बट थोड़ा सा और डीप सेंस जाके कहें तो ओनर वाली लायबिलिटी को कहेंगे इक्विटी, और आउटसाइडर की लायबिलिटी को क्या कहेंगे, लायबिलिटी। आई होप मेरी बात समझ में आ रही, बोलो हाँ या ना। तो ओनर के जो फंड है, ओनर का जो पैसा लगा हुआ है उसे हम कहते हैं इक्विटी। तो कैपिटल इज अदरवाइज कॉल्ड इक्विटी, इट इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज आफ्टर डिडक्टिंग इट्स लायबिलिटी। बाकी की सबका पेमेंट करने के बाद जो ओनर के लिए बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, लायबिलिटी। इन्होंने केवल कैपिटल की बात करी हुई है, बट आप लिख लीजिए तो इक्विटी में क्या क्या आएगा आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। इक्विटी में आता है, इक्विटी में आता है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर कोई रिजर्व एंड सरप्लस रखा हुआ है वो भी ओनर का होता है, वो भी इक्विटी का पार्ट माना जाए। ठीक है, फिर कह रहे हैं हमने यहां पर एसेट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। बैलेंस शीट में एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं करंट एसेट और दूसरे होते हैं नॉन करंट एसेट, या जिन्हें हम फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिक्स्ड। करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, जिन्हें हम फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। कोई मुझे बताएगा कि करंट एसेट का मतलब क्या होता है, विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। और बताओ, करंट एसेट किसे कहते हैं, कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, करंट एसेट कौन है, जो कैश में कन्वर्टेबल हो जाएंगे विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। और नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट कौन होंगे, जिनका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मिलेगा। इज दिस ओके? ऐसे ही मुझे बताइए, आप इसको लिखना चाहें साइड में वहीं सीट में कहीं पर लिख दें। ऐसे ही मुझे बताइए लाइबिलिटीज में दो तरीके की होती हैं, करंट लाइबिलिटीज और दूसरी होती हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट। तो किन्हें कहेंगे करंट लाइबिलिटीज, पेबल विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। पेबल
आफ्टर वन अकाउंटिंग। आप वैसे डेफिनेशन अगर देखोगे तो नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब है विच आर नॉट करंट लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो करंट नहीं है तो नॉन करंट, ठीक है। बट हमने थोड़ा और सिंपलर वर्जन में समझ लिया। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है वर्किंग कैपिटल। क्या आता है? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का जो डिफरेंस है वो वर्किंग कैपिटल है। कहने का मतलब उतना पैसा हमेशा हमारा बिजनेस में क्या बना रहता है? फंसा बना रहता है, इंगेज बना रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। कभी कभी आपने सुना होगा बिजनेसमैन से, अगर हम बिजनेस बंद करेंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि पैसा बिजनेस में क्या होता है? फंसा बना रहता है। तो जो पैसा बिजनेस में फंसा बना रहेगा उसे हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को माइनस कर दिया जाए तो क्या निकल के आ जाएगी? वर्किंग कैपिटल। तो इतनी बात आप नोट कर लीजिए। साइड में कहीं जगह हो आपके पास, जो सीट है उसी में नोट कर लीजिए। या एक काम करो, एक फोटो क्लिक कर लो, ना नोट करते रहिए। एक फोटो क्लिक करके एक वो ग्रुप पे डाल दो, ठीक है? क्लिक करके ग्रुप पे। तो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया करंट एसेट क्या होते हैं, मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया वर्किंग कैपिटल क्या होती है, मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, जो नॉन करंट एसेट उन्हें फिक्स्ड एसेट कहते हैं। मैंने आपसे इन्वेंट्री की भी बात कर ली। टेक्निकली स्टॉक को ही हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं। अब एक टर्म यूज हो रहा है डेप्रिसिएशन। वैसे तो पूरा चैप्टर है आपका डेप्रिसिएशन का, बट फिर भी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय डेप्रिसिएशन? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। वेरी गुड। और कुछ बताइए। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट। किसी एसेट की वैल्यू क्या क्या हो जाना? कम हो जाना, वो डेप्रिसिएशन। एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन एक्चुअल बेसिस पे है हमारी अकाउंटिंग में या एस्टिमेटेड बेसिस पे है? एस्टिमेटेड बेसिस पे। तो एस्टिमेटेड फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड कंजम्पशन ऑफ एनी एसेट, की एक एसेट को हमने कितना ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम कर लिया है, एस्टिमेटेड कंजम्पशन कितना कर लिया है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और ये किस वजह से होगा डेप्रिसिएशन? किस वजह से होता है? नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, एब्सोलेंस एंड अदर इवेंट। इन कारणों की वजह से एसेट की वैल्यू क्या होती चली जाती है? डेप्रिशिएट होती। तो अकाउंटिंग पर्पज में हम सारे एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं, एक्सेप्ट किसका डेप्रिशिएशन नहीं होता है? लैंड का डेप्रिशिएशन नहीं होता है। किसका नहीं होता है? लैंड का। बिल्डिंग का होगा। बिल्डिंग इज अ डेप्रिशिएबल एसेट, बट लैंड इज अ डेप्रिशिएबल, इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट। बिल्डिंग एप्रिशिएट होती है। बिल्डिंग की एक लाइफ है। अब जैसे आपने बिल्डिंग बनाई है तो इसकी एक जीवन काल है, से 80 साल, फिर ये खराब होती है, आपने देखा ना, टूट जाती है। बट लैंड की कोई लाइफ नहीं, फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर। तो इस वजह से लैंड को हम डेप्रिशिएबल एसेट नहीं मानते, बिल्डिंग को हम डेप्रिशिएबल एसेट। सर हमारे पास गोल्ड रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? गोल्ड। बताइए क्या ये डेप्रिशिएबल एसेट है? सर ये एसेट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। एसेट वो होते हैं जिन्हें हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं। अब गोल्ड को हम बिजनेस में यूज थोड़ी कर रहे हैं, हाँ या ना? सर अगर गोल्ड को आप बिजनेस में यूज कर रहे होगे देन वो डेप्रिशिएबल एसेट है, फिर वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर कैसे यूज हो सकता है गोल्ड बिजनेस में?
हाँ, ज्वेलरी मेकिंग में उनके यहाँ तो वो एसेट नहीं होता, उनके यहाँ इन्वेंट्री होती है। क्या होती है? इन्वेंट्री। उनके यहाँ क्या होती है? इन्वेंट्री। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड इन्वेंट्री। उनके यहाँ तो इन्वेंट्री है, बट मेरे यहाँ एसेट की बात कर रहा हूँ। इन्वेंट्री पे डेप नहीं लगता देवियो सज्जन, इन्वेंट्री पे तो डेप नहीं लगाओगे ना, इन्वेंट्री पे डेप नहीं लगता। डेप किस पे लगता है? एसेट पे। और एसेट कौन है? जिसे हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं टू अर्न द रेवेन्यू, टू अर्न द इंटरेस्ट, टू अर्न द प्रॉफिट। इनके लिए हम उसे यूज कर रहे हैं, वो हमारे क्या है? एसेट। मैंने कहीं सुना हुआ था, एक बार्बर शॉप है, तो वो क्या करती है, उनका अच्छा खासा वो सेविंग का अच्छा खासा चार्ज लेते हैं, 500 रुपए मान लो, 1000 रुपए जो भी। और जब वो चार्ज लेते हैं तो जो रेजर यूज करते हो, गोल्ड का बना हुआ रेजर यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? देखो, आपको कुछ ना कुछ अपने आप को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, यूनिकनेस। बोले हम इस वजह से चार्ज ले रहे हैं, हम गोल्ड रेजर से, इस वजह से हम 500 रुपए सेविंग का चार्ज ले रहे हैं। अब वो जो उनके यहाँ रेजर है गोल्ड का, बताओ क्या वो डेप्रिशिएबल एसेट है या नहीं है? है, वो डेप्रिशिएबल एसेट है। इवन तो हो सकता है उसकी वैल्यू बढ़ रही हो मार्केट में, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बट अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से, अकाउंटिंग पर्पस के लिए वो आपका एक डेप्रिशिएबल एसेट है, आपको उसको डेप्रिशिएट करना। मैं अपने यहां पर एक पेन यूज कर रहा हूं गोल्ड का, मैंने पेन बनवाया गोल्ड का। अब बताइए क्या वो पेन डेप्रिशिएबल एसेट होगा? हाँ। ये आईपैड वाले जो पेन देते हैं गोल्ड से कम ही नहीं देते, कुत्ते का ही पड़ जाता है। 10,000 का पेन है, 5 रुपए का पेन, काम चल जाता है। तो इसको डेप्रिशिएट करेंगे क्या हम? इसको डेप्रिशिएट करेंगे क्या हम? हाँ बिल्कुल करेंगे सर, ये तो बिल्कुल डेप्रिशिएट होना ही होना है। ये तो टेक्नोलॉजिकल आइटम है, ये तो बहुत तेज बड़े रेट से डेप्रिशिएट होते हैं, इनका हायर रेट से डेप्रिशिएट होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? फिर एक कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी वर्ड का मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। अगर बिजनेस की कैश में कन्वर्टेबिलिटी की एसेट अच्छी है तो हम कहेंगे बिजनेस में लिक्विडिटी है। क्या है? लिक्विडिटी, कैश की कमी नहीं। कभी कभी आपने सुना होगा इकोनॉमी में लिक्विडिटी है, मतलब इकोनॉमी में सफिशिएंट कैश है। और कभी सुना होगा यार बिजनेस में, मार्केट में यार कैश, पैसा ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं, पैसे ही नहीं, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी नहीं। तो लिक्विडिटी का मतलब अवेलेबिलिटी, कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। देन सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? आपने सॉल्वेंसी वर्ड सुना है कभी? इंसॉल्वेंसी सुना है? इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी क्या होती है? जब आप अपने डेट का पेमेंट नहीं पे, आपके ऊपर उधारियां ज्यादा हो गई, देनदारियां ज्यादा हो गई, पैसा कमाना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंसी। क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंसी। और जब हमारे पास एसेट्स ज्यादा हैं, हम अपनी सारी लायबिलिटीज का पेमेंट कर पा रहे होंगे, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? सॉल्वेंसी। क्या कहते हैं? सॉल्वेंसी। तो सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी दोनों का मतलब समझ में आ गया। देन है विंडो ड्रेसिंग। लिक्विडिटी कई बार हो सकता है आपके पास एसेट तो बहुत है, पैसा तो बहुत है, प्रॉपर्टियां मेरी बहुत पड़ी हुई, बट कैश नहीं है, तो मतलब मैं सॉल्वेंट तो हूं बट लिक्विडिटी नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो, कानपुर में आपको आसपास में ऐसे बहुत सारे फैमिलीज देखने को मिल जाएंगी कि जिनके पास 500 वर्ग गज का घर है। एक जमाने में अच्छा खासा पैसा आता था, अब बच्चे बच्चे बाहर निकल गए या नहीं है, या बच्चे नालायक निकल गए, घर तो उनके पास बहुत बड़ा है बट जीवन यापन के लिए पैसे, उनकी स्थिति गंभीर है। अच्छा, घर से अटैचमेंट इतना है कि घर बेच के खर्चा नहीं चला सकते, फिर वो हो सकता है छोटी मोटी कोई नौकरी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनके पास सॉल्वेंसी है, इंसॉल्वेंट नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपए की है, लेकिन लिक्विडिटी नहीं है, कैश नहीं है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के पास एसेट तो बहुत है, एसेट इतने कि अगर देखो सॉल्वेंसी तो ये देखा जाएगा अगर हम बंद कर दें, आज बेच दें, अब मान लीजिए उस व्यक्ति के पास जिसका मैंने एग्जांपल दिया, अगर उसके पास कोई उधारी हो जाए, अब उधारी मांगने वाला व्यक्ति, अरे भाई पैसे दो पैसे दो, अब तो उससे रंगबाजी दो, भाई साहब हम इंसॉल्वेंट थोड़े हो गए, सॉल्वेंसी है,
बट अभी लिक्विडिटी नहीं, पैसा नहीं है। प्रॉपर्टी देखो 5 करोड़ रुपए की खड़ी हुई है, आज इसको बेच देंगे तो तुम्हारा डेट कितने का, 50,000 का, 1 लाख रुपए का पे ऑफ हो जाएगा। बट हां, आज मेरे पास 1 लाख रुपए कैश में नहीं। तो लिक्विडिटी मतलब कैश की अवेलेबिलिटी, और इंसॉल्वेंसी मतलब आपकी ऐसी पोजीशन दैट यू हैव सम एसेट जो कि ज्यादा है आपके किससे, लायबिलिटी से, तो आपको कहा जाएगा कि आप सॉल्वेंट हो। ना ना, कोई जरूर नहीं बेस्ड ऑन फिक्स्ड एसेट है, टोटल एसेट्स पे। मेरे सारे टोटल एसेट को अगर मैं बेच के अपनी मैं सारी लायबिलिटी का पे ऑफ कर सकता हूं, मेरे पास लायबिलिटी कम है, एसेट्स ज्यादा है, टोटल एसेट्स, तो मेरी क्या कही जाएगी, मैं कहा जाऊंगा सॉल्वेंट। और अगर मेरे पास टोटल एसेट्स कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, तो मैं कहा जाऊंगा इंसॉल्वेंट। वेयर एज लिक्विडिटी में कि मेरे पास एसेट वैसेट कितने उससे मतलब नहीं, मेरे पास अभी तक कैश में आइटम इतना है कि मैं अपनी करंट डेट का पे ऑफ कर सकता हूं, तो मैं कहूंगा मेरे यहां लिक्विडिटी है। और अगर मैं करंट डेट के पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरी यहां लिक्विडिटी नहीं। मैंने कोई पेमेंट नहीं कर पाया, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं इंसॉल्वेंट हो गया ना, पेमेंट नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। इंसॉल्वेंसी का मतलब है जब मेरे पास एसेट्स कम हो गए, अब मैंने कोई पेमेंट नहीं कर पाया, तो लोग ये थोड़ी करने लगेंगे इंसॉल्वेंट हो गया सर, अरे देखो नहीं इंसॉल्वेंट नहीं कर पाया सर ने, कोई दिक्कत नहीं, एसेट तो है, बैकअप है। इंसॉल्वेंसी की नजर से आपको वो कब देखने लगते हैं, जब आपके पास एसेट्स नहीं। खैर इंसॉल्वेंसी किसी के नजर के देखने से नहीं आती है, वो कोर्ट के द्वारा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के द्वारा ही आपको सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट घोषित किया जा सकता है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। देन फिर कॉन्सेप्ट है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है, मैनिपुलेट कर देना, मेकअप कर देना, मेकअप कर देना, जैसे आजकल होता है ना शादियों आदियों में विंडो ड्रेसिंग कर दी जाती है, पहचान में नहीं आए किससे हुई है, दोनों की होती है आजकल, आजकल दोनों विंडो ड्रेसिंग करा रहे हैं, गर्ल्स बॉयज, बॉयज के लिए भी अब पार्लर ओपन हो गए, वो भी जा रहे हैं, अच्छा खासा खर्चा कर रहे हैं। अभी तक वो कहते थे ना कि गर्ल्स के भी खर्चा करती हैं, अब बॉयज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो विंडो ड्रेसिंग है एक प्रकार से कि अपनी असलियत को छुपा के कुछ ऐसा दिखाना जो आप हो नहीं। वैसे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अट्रैक्टिव दिखाते हो नहीं, तो वो क्या है, विंडो ड्रेसिंग। क्या कहलाएगा, विंडो ड्रेसिंग। ये सर क्या यही सारे टर्म हो गए, ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें बेसिकली पता होने चाहिए, बाकी धीरे धीरे हम बहुत सारे टर्म्स सीखते चले जाएंगे, और जब धीरे धीरे वो टर्म सीखते चले जाएंगे तो बातें आपको समझ में आती चली जाएंगी। तो इनसे रिलेटेड कोई आपको डाउट हो, एक बार आप रिव्यू करिए, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो बताइए, 2 मिनट का समय लीजिए, रिव्यू करिए, कोई पॉइंट में दिक्कत कर रहा हो तो बताइए। बताइए क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गए या नहीं आ गए, बोलो बेटा। फिर एक छोटा सा मैंने आपको सीट में, आज थ्योरेटिकल, आज थ्योरी ही डिस्कस हुई है तो थोड़ा सा थ्योरी ही कर लेते हैं, हम न्यूमेरिकल किसी पार्ट पे नहीं जाते। नीड फॉर अकाउंटिंग, भाई साहब जरूरत क्या है अकाउंटिंग की, क्यों करना चाहते हो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्यों जरूरी है। देखो एक तो सबसे पहला पर्पस ये है कि हमें हमारे प्रॉफिट्स पता चल जाए, प्रॉफिट या लॉस पता चल जाए, और हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाए। क्या पता चल जाए कि साल भर जो हमने किया है उसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो एक तो फाइनेंशियल रिजल्ट पता चल जाए और फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाए, पहला पर्पस। और दूसरा पर्पस अकाउंटिंग का और क्या हो सकता है, मैंने कहा था ना आपकी मदर भी अकाउंटिंग करती, बट उनकी अकाउंटिंग स्टैंडर्डाइज नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। तो अकाउंटिंग करने का पर्पस दूसरा यही है कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए, क्या आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए।
यस और नो? तो पढ़िए पहला क्या कह रहे हैं, एवरी पर्सन डूइंग बिजनेस इज इंटरेस्टेड टू नो द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस के ट्रेडिंग रिजल्ट पता चल जाए, फाइनेंशियल रिजल्ट पता चल जाए, और दूसरा आपको पता चल जाए फाइनेंशियल पोजीशन। तो मैंने कहा था, मैंने आपका जो अकाउंटिंग प्रोसेस बनाया है, अकाउंटिंग प्रोसेस का जो डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया है कि अल्टीमेट पर्पस क्या है, दो चीजें पता करना। क्या? दो चीजें पता करना। एक प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, जैसे हम कहते हैं ट्रेडिंग रिजल्ट्स, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है पोजीशनल स्टेटमेंट, स्टेट कि बिजनेस की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जिनके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग कर रहे होंगे। अकाउंटिंग करने के पीछे का बेसिक पर्पस ये है। दूसरा, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। It communicates the desired information to the various person. In addition to the business undertaking, accounting is needed by government also. तो भाई साहब यही मतलब हुआ कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना, कम्युनिकेट करने के लिए हमारी अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्टैंडर्डाइज। तो आप दूसरा ऑब्जेक्टिव इसमें लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड अकाउंटिंग। क्या लिख दो? स्टैंडर्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? स्टैंडर्ड बनाने के लिए। इट हैज टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द रिसिप्ट्स ऑफ द वेरियस सोर्सेस, एक्सपेंसेस ऑफ द वेरियस सोर्सेस। इसमें हमें सारे खर्चे पता चल जाते हैं, सारी इनकम के हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। किसी भी चीज का अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा ना, तो उसे आप कंट्रोल कर पाओगे। क्या कर पाओगे? कंट्रोल। आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो ना, इसमें कुछ आप नोट करते हो ना रिकॉर्ड करते हो, तो ऐसे बिजनेस के फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको पता नहीं आपका खर्चा कहां हो रहा है, कहां वेस्ट हो रहा है, कहां सही जा रहा है। तो आपको अगर कभी कभी बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से तो छोड़ दीजिए, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के प्रोस्पेक्टिव से भी ये कहा जाता है, समझदारी इसमें है कि आप अपनी इनकम और खर्चों को नोट डाउन करें। अगर आप अपनी इनकम और खर्चों को नोट डाउन करते हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हो जाए। क्योंकि जब आप उनको नोट डाउन नहीं करते ना, तो आप कहीं ना कहीं किसी उल्टे खर्चे में फंस जाते हैं। और अगर आप प्रॉपर नोट करके चल रहे होंगे, तो आपको कल के दिन अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज आए, तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा खर्चा मुझे एलिमिनेट कर देना, बेटर प्लानिंग कर पाएंगे। तो हमेशा एक हाउस होल्ड के लिए भी यही कहा जाता है कि आप अपनी इनकम और खर्चों की क्या करें? नोटिंग। नोटिंग अगर आप करेंगे तो उससे उनका कंट्रोल बेटर हो जाएगा। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, तो वहां तो उनको कंट्रोल करने के लिए उनकी नोटिंग करना जरूरी है, और उनकी नोटिंग करने का मतलब उनकी अकाउंटिंग करना जरूरी है। तो ये बेसिक पर्पस हो गए अकाउंटिंग के। देन अकाउंटिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग घर से पढ़ के आइएगा। AICPA के द्वारा अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई गई है, आप घर से पढ़ के आइएगा। ठीक है, देन अगला पॉइंट आ जाता है, अगला पॉइंट आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तीन टर्म यूज किए जा रहे हैं, कौन कौन से? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग किसे कहते हैं? वो जो आपने स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग देखी, स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप वन क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। स्टेप टू क्या था? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग को अगर हम यहां तक ही बात करें, अकाउंटिंग बस यहीं पे खत्म हो गई है, अगर ये इतनी बात करें, तो ये कहलाती है बुक कीपिंग। क्या कहलाती है? बुक। जस्ट टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल बुक्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो जर्नल बुक हो सकती है या अदर सब्सिडरी बुक्स हो सकती है। ट्रांजेक्शन को आपने रिकॉर्ड कर दिया, ये कहलाता है बुक कीपिंग। क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। देन स्टेप थ्री क्या था?
क्लासिफिकेशन। स्टेप 4 क्या था? समरी। स्टेप 5 क्या था? फाइनल अकाउंट। ठीक है, यहां से लेके शुरुआत से लेके अंत तक, यहां तक ये पूरा प्रोसेस कहलाता है अकाउंटिंग। क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। फिर इसके बाद, इसके फाइनल अकाउंट पे बात खत्म नहीं हो जाती, इसके बाद है कम्युनिकेशन है, इसके बाद डिसीजन मेकिंग है। तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा पार्ट, ये आपका क्या कहला रहा है? अकाउंटेंसी। द होल प्रोसेस, द होल कॉन्सेप्ट इज नोन एज अकाउंटेंसी। तो व्हेन आई एम सेइंग अकाउंटेंसी, इसका मतलब है कि उसमें बुक कीपिंग भी आ गया और उसमें अकाउंटिंग भी आ गया। और जब मेरा मैं कह रहा हूं अकाउंटिंग, तो मतलब यह है कि इसमें बुक कीपिंग भी आ गया। बट जब मैं कह रहा हूं आपकी बुक कीपिंग, तो स्ट्रिक्टली रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग करने को हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। एंड दैट इज द रीजन मैंने जब इसको समझाया हुआ है तो बुक कीपिंग को सबसे छोटे सर्कल में लिया हुआ है, फिर उसको अकाउंटिंग के अंदर लिया, और उन दोनों को किसके अंदर लिया हुआ है? अकाउंटेंसी। आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी और इनिशियल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग वहां से शुरू होती है जहां से बुक कीपिंग खत्म होती है। बुक कीप देखिए, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग भी अकाउंटिंग का पार्ट ही है, बट अकाउंटिंग उसके आगे भी चली जाती है। ठीक है, अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज ऑफ द, हेंस अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सेकेंडरी स्टेज है। Accounting is a set of fundamental rule of accounting. Accountancy is a set of fundamental rule of accounting which are applied in the process of accounting. जो पूरा सिस्टम है, फंडामेंटल रूल है, रूल का मतलब यहां पर गोल्डन रूल की केवल बात नहीं हो रही, जो टोटल सिस्टम है कि फाइनल अकाउंट ऐसे बनेगा, लेजर पोस्टिंग ऐसे होगी, कम्युनिकेशन ऐसे होगा, ये पूरा जो सिस्टम है, द होल सिस्टम इज नोन एज अकाउंटेंसी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो बुक कीपिंग इज सिस्टमैटिक मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग इज बुक कीपिंग प्लस समराइज एंड इंटरप्रिटेशन, अकाउंटेंसी इज बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग प्लस कम्युनिकेशन। तो वो कम्युनिकेशन को भी अगर हम कंसीडर कर लें तो क्या बन जाती है? अकाउंटेंसी। बोलो बेटा। नहीं, लेजर नहीं, लेजर बुक कीपिंग का पार्ट नहीं, लेजर अकाउंटिंग का पार्ट है। इवन बुक कीपिंग भी अकाउंटिंग का पार्ट है, बट बुक कीपिंग प्योर बुक कीपिंग है, लेजर बुक कीपिंग। लेजर में क्या कर रहे हो? जो ऑलरेडी आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए है ना, उनको आप आगे प्रोसेस कर रहे हो। तो आप जो रिकॉर्डेड अमाउंट है, जो बुक कीपिंग का जो आउटपुट है, बुक कीपिंग का जो डेटा है, दैट इज टू बी प्रोसेस्ड। आया ना? कुछ नया आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो वो अकाउंटिंग है, बट वो बुक कीपिंग नहीं। तो लेजर की आपके जो प्रिपरेशन करते हो, दैट इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बट दैट इज नॉट बुक कीपिंग, वो बुक कीपिंग नहीं है। तो लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना, ये अकाउंटिंग है, बट बुक कीपिंग। आई होप मेरी बात आपको ये समझ में आ रही है। बोलो बेटा हाँ या ना। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि ट्रांजैक्शंस आपके दो तरीके के होंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मैंने दोनों का मतलब समझाया है आपको। दो तरीके से हमने ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर लिया, कौन कौन सा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल। तो इनमें से अकाउंटिंग पर्पस के लिए कौन से यूज होंगे? अकाउंटिंग इनकी करी जाती है, ये अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से यूज होंगे और ये अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव से यूज नहीं होंगे। बोलो। तो एक तो ये पैरामीटर हो गया ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने का, कौन सा? कि वो फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल। अब समझना, अब अगर ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है, कैसा है? फाइनेंशियल है, फिर हम देखेंगे कि वो कैश है या क्रेडिट।
तो आप इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल को तो इग्नोर कर देना, फाइनेंशियल में फिर हमें देखना है क्या कि वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट। आप चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हो कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो दो तरीके के हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये अकाउंटिंग पर्पस के लिए कंसीडर नहीं होते, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग पर्पस के लिए कंसीडर नहीं होते, इनकी अकाउंटिंग होती है। तो इनमें हमें डिसाइड करना होगा कैसा, कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा क्रेडिट। कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट। कैश ट्रांजैक्शन नगद ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन कभी पर्सन के साथ नहीं हो रहे होंगे, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रहे होंगे, पर्सन के साथ हो रहे होंगे। किसके साथ हो रहे होंगे, पर्सन के। ये बातें हम लोग कर चुके हैं। ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस लास्ट क्लास में हमने आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, इनको आप पढ़ के आओगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पढ़ के आएंगे आप, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़ के आएंगे। कौन कौन लोग हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, थोड़ी थोड़ी बात हमने वहां पर करी हुई है, और आप इससे पढ़ के आएंगे कि कौन कौन आपके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। बस यहां तक की बातें आप कंप्लीट करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी कहानी को इसके आगे बढ़े। इज दिस ओके? बोलो बेटा। सर यहां से क्या थ्योरी भी एग्जाम में पूछी जाती है? बिल्कुल पूछी जाती है। आपके एग्जाम में देखिए 12 मार्क्स के तो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि पूरा थ्योरी या कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे, और 2 4 6 नंबर की थ्योरी भी पूछ लेते हैं, चाहे 8 नंबर तक की थ्योरी भी पूछ लेते हैं। तो लगभग 20 मार्क्स का वो थ्योरी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। और फिर देखिए आप चार्टर्ड के लिए प्लान कर रहे हो, और बेस है चार्टर्ड की अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आप जितना भी डीप जाएं, जितना भी नॉलेज गेन करें, उतना कम है। जितनी मजबूती से आप आगे बढ़ेंगे उतना आगे आपका मजा आएगा। अगर कोई टॉपिक आपको मार्क्स नहीं दिलाएगा तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि आपको चीजें बेटर तरीके से आती हैं। ठीक है, तो आज के लिए रखा जाए इतना ही। मैं इसी वीक के दौरान में आपका पूरा सिस्टम प्रॉपर करके, अभी एक आधे की क्लास चल रही है, इसी वीक तक रहेगा। नेक्स्ट वीक से बिल्कुल हम एक सिस्टम प्रॉपर करके डेली 2 क्लासेस होके चलेंगे। और बट जो चल रहा है अभी उसको आप अपना साथ में प्रिपरेशन करके चलिएगा। मतलब ये नहीं है जो चल रहा है आपका सिलेबस, काउंटिंग स्टार्ट है सितंबर अटेम्प्ट, तो अब इसके लिए हमारे पास टाइम थोड़ी है। जो भी चीजें हैं सिस्टमैटिक काउंटिंग स्टार्ट है, यहां से आपके नंबर की काउंटिंग होने लगी, आपके सिलेबस की काउंटिंग स्टार्ट है। और जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं कहीं ना कहीं आपके नंबर यहीं से आने लगेंगे धीरे धीरे। 1 नंबर की चीज क्यों ना आए, 2 नंबर की क्यों ना आए, यहां से हम धीरे धीरे हमारा सिलेबस स्टार्ट है। ठीक है, आप अभी जैसे बुक्स आ जाएंगी, अभी 2 4 6 दिन में आपकी किसी की बुक्स नहीं आई है, किसी का कुछ नहीं आया, तब तक हम थोड़ा सा आराम से चल रहे हैं। जैसे ही बुक्स वगैरह आएंगी हम और थोड़ा सिस्टमैटिक होके और चीजों को इंप्रूव करके आगे बढ़ जाएंगे। और क्योंकि समय बहुत ज्यादा है ही नहीं है, आप इस बात का इंतजार ही नहीं कर सकते कि पहले आप सिलेबस तैयार करो बाद में आप तैयारी करोगे। सिलेबस पहले कंप्लीट करो बाद में तैयारी। आपको सिलेबस कंप्लीशन और प्रिपरेशन साथ में लेके चलनी है। ठीक है, चलिए भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।